तुला राशि के जातक जो कि एक लंबे समय से अथक परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना है मगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब अक्टूबर के मास में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएंगी जहां आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसी चीज़ें आएंगी कि आप बहुत कुछ ऐसा जिसके लिए आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, जिसके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होने जा रही हैं। तो बात करते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर मास तुला राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं गोचरीय व्यवस्था की कि गोचरीय व्यवस्था कैसी रहेगी। तो गोचरीय व्यवस्था आपको बताऊं उसके पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका अपने चैनल पर। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम पर और स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या लाभ और हानि, क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह के दूरदर्शिता आपको इस समय रखनी पड़ेगी, क्या क्या उपाय करने चाहिए आपको उन सब परिस्थितियों को टालने के लिए जो आपकी विपरीत जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि प्रथम घर में केतु और मंगल विराजमान है। 3 अक्टूबर से मंगल यहाँ आ गए हैं। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे। केतु और मंगल मिलकर के अंगारक योग बना रहे हैं और 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो बहुत सुंदर स्थिति होगी। शनि आपके पंचम घर में मूल त्रिकोण में है, वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति राहु के साथ आपके 7वें घर में विराजमान है। राहु अब धीरे धीरे यहाँ से कंप्लीट मूव की तरफ है। 30 अक्टूबर को राहु आपके 6ठे घर में मीन राशि में चले जाएंगे। तो जो गुरु और राहु को मिलाकर के एक चंडाल योग बन रहा था उसका असर काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट नलीफाई यहाँ, लेकिन जब तक रहेंगे राहु तब तक ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल असर नहीं होगा, पर ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज्ड इम्पैक्ट होगा राहु का। बहुत कम असर रहेगा, जैसा था वैसा अब नहीं रहेगा। शुक्र लग्न के स्वामी होकर के लाभेश में विराजमान है और बुध और सूर्य आपके 12वें घर में है, जहाँ से सूर्य 18 तारीख के बाद आपके प्रथम घर में पहुँच जाएंगे। बुध अपनी मूल त्रिकोण में है, 12वें घर में बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, स्वराशि में है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो बात करते हैं कि कैसी रहेंगी परिस्थितियाँ और कैसे रहेंगे उनके रिजल्ट्स। तो डिस्कस करते हैं एक एक घर के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस का लग्न का स्वामी जब 11वें घर में लाभेश में बैठा है, 11वां घर सिर्फ लाभ का ही घर नहीं है, इच्छा पूर्ति का घर है, तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति है। इनफैक्ट 18 अक्टूबर के बाद तो और भी बहुत सुंदर स्थिति होगी जब सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, वो बहुत सुंदर योग होगा। फिलहाल जब केतु और मंगल यहाँ अंगारक योग बना रहे हैं, तो देखिए मंगल एनर्जी है, मंगल पावर है। मंगल आपके मूवमेंट को, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, मूवमेंट को फास्ट रखेगा, बहुत सकारात्मक एनर्जी रहेगी। लेकिन केतु और मंगल साथ होने से जो अंगारक योग बनता है वो एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी डिसीजन को बहुत तेज़ी में नहीं ले लेना, थोड़ा सा विचार कीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। तो आपके कार्य में तेज़ी होना अच्छी बात है, लेकिन सडननेस में अचानक कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि केतु और मंगल साथ हैं और केतु के लिए कहा जाता है कि केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके जैसा बिहेव करते हैं। तो केतु फर्स्ट हाउस में आपको आध्यात्मिकता देंगे, केतु फर्स्ट हाउस में आपको अलूफनेस देंगे, केतु आपको वैचारिक उच्चता देंगे, केतु फर्स्ट हाउस में आपको बहुत सारे इंट्यूशंस देंगे। तो जो चीज़ें होने वाली हैं उसका बहुत हद तक आपको इंट्यूशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। और जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे 18 तारीख के बाद, तब तो बहुत ही सुंदर स्थिति होगी। वो ऐसा समय होगा जब आपके ऐसे बहुत सारे काम जिनके लिए आप पिछले 1.5 साल से लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हिम्मत हार चुके हैं, वो काम उस समय अचानक बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड, जो कि एक बहुत शुभ परिस्थिति है। और सूर्य जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो बहुत अच्छा। हालांकि केतु के साथ होना उतना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन जब सूर्य मंगल और केतु तीनों इकट्ठे यहाँ पर होंगे और स्पेशली जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा शुक्र के साथ, तो वो महालक्ष्मी योग है जो कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देके जाएगा। मिलेगा सब कुछ अपने परिश्रम से ही, क्योंकि देखिए जब मंगल फर्स्ट हाउस में है तो आपको एक खुद का ही एनर्जी, खुद का कठिन परिश्रम, खुद का कार्य,
खुद का पराक्रम ही आपको रिजल्ट्स दिलाएगा, लेकिन वो पराक्रम तो आप 1.5 साल से कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और इनफैक्ट अब आप होप छोड़ चुके हैं। लेकिन होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्टूबर का एंड 18 तारीख के बाद की जो परिस्थितियाँ होंगी वो आपको बहुत कुछ अच्छा दे करके जाएंगी। बात करते हैं दूसरे घर की, तो दूसरे घर में वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल, वो भी आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है। तो धनेश आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ पुराना अटका हुआ पैसा कहीं पड़ा था जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, या परिवार के साथ पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी, उनका सोल्यूशन निकलेगा, पुराना रुका हुआ पैसा आएगा। और कुटुंब के साथ देखिए, मंगल भाइयों का कारक है, भाइयों के साथ प्रेम संबंध बढ़ेंगे, भाइयों की बात सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और मंगल भूमि का भी कारक है, तो कोई आपकी कुटुंब में भूमि को लेकर के कोई विवाद या संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसको वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा। और उसके अलावा कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा, कुटुंब से नज़दीकियाँ आपकी बढ़ेंगी, और उसके लिए आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ही काम करेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपसे सब कुछ कराएगी। बात करते हैं थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति आपके 7वें घर में विराजमान है, जहाँ पर कि उनकी 5वीं दृष्टि, यहाँ से अगर हम गिनते हैं बृहस्पति जब 7th हाउस में है तो शुक्र पर, जो कि लग्न के स्वामी है, तो एक गुरु पर दूसरे गुरु की दृष्टि, दैत्य गुरु पर देव गुरु की दृष्टि, बहुत सुंदर योग है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका पराक्रम है, हम बात कर रहे हैं तीसरे घर की, तो क्योंकि तीसरे घर के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो राहु के साथ हैं 7वें घर में, तो दाम्पत्य में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि जो राहु हैं 7वें घर में बृहस्पति के साथ वो काफ़ी दूर जा चुके हैं, तो गुरु चांडाल योग ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज्ड है। थोड़े बहुत इम्पैक्ट्स बहुत हल्के फुल्के रहेंगे, तो आपका भाग्योदय पराक्रम से, आपको लाभ पराक्रम से, और आपकी जो प्रोग्रेस है वो अपने पराक्रम से होगी, लेकिन उसमें आपके बिजनेस पार्टनर का सहयोग, आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग, दाम्पत्य में मधुरता, बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। और उसका एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का हाउस है, थर्ड हाउस आपके रिलेटिविटी का हाउस है, आपके पड़ोसियों का, आपके दोस्तों का, आपके छोटे भाई बहन का घर है ये, तो उन सब से आपको बेनिफिट मिलेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर है तो उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट इस समय मिलने वाला है। बात करते हैं चौथे घर की, तो चौथे घर का स्वामी क्योंकि 5वें घर में बैठा हुआ है शनि, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, बहुत सुंदर योग है। भूमि, भवन और वाहन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको प्लानिंग में पहले से है तो उसका इस समय मटेरियलाइज होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जो आपका पेरेंटल जगह है वहाँ के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, वहाँ पर कोई बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और क्योंकि शनि इस समय वक्री स्थिति में है, तो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति कैसी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि इस समय स्वराशि में है और वक्री हैं, तो जो भी उनके इम्पैक्ट्स हैं वो इस समय कई गुना बढ़ जाएंगे। तो हो सके तो मैं हालांकि अंत में ज़रूर आपको बताऊंगी क्या उपाय करने चाहिए, पर अभी इसके लिए बता रही हूँ कि आप शनि स्रोत का जाप कीजिए और हनुमान जी की इसके लिए पूजा कीजिए। बात करते हैं 5वें घर की, तो 5वें घर में शनिदेव विराजमान है, जो आपकी संतान का घर है, जो आपके विद्या बुद्धि का घर है, जो प्रेम का घर है, कन्याओं के केस में विवाह का भी घर है, क्योंकि जुपिटर इसके कारक हैं। तो और जुपिटर इसके कारक होकर के क्योंकि 7th हाउस में बैठे हैं, तो जिनका विवाह का कोई प्रसंग चल रहा था, बात चल रही थी जो रुका हुआ था, अब उसकी मटेरियलाइज होने की पूरी संभावना है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, जहाँ की नीच राशि है इनकी, तो तीसरी दृष्टि शनि की थोड़ी सी कठोर मानी जाती है, पर एक अच्छी बात है कि वहाँ राहु है, शनि का मित्र है, तो ये तीसरी दृष्टि अगर जुपिटर पर पड़ रही है तो राहु पर भी पड़ रही है, दोनों पर पड़ रही है ना। तो एक उसके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेगा, राहु उसके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेगा, और ये हो सकता है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा डिले हो, तो उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन उसके लिए हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं आपके छठे घर की, तो छठे घर के स्वामी यहाँ मीन राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति भी आपके 7वें घर में विराजमान है। तो छठा घर आपका रोग ऋण शत्रु का घर है। काफ़ी समय से अगर आप पैसे की दिक्कत से गुजर रहे थे या किसी
रोग से ग्रस्त थे, तो अब उसका धीरे धीरे अंत आ रहा है। वैसे भी 30 अक्टूबर के बाद जब राहु यहाँ आ जाएंगे तो छठे घर में किसी भी पाप ग्रह का होना बहुत अच्छा समझा जाता है। ऑलरेडी वो इधर की तरफ काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको अभी से दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो बड़ा ग्रह है जब वो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तो लगभग 45 दिन पहले हमें उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और अभी 15 दिन उसके लगभग निकल चुके हैं। 30 दिन बाकी हैं 30 अक्टूबर को, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें दिखनी शुरू हो गई होंगी। तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऋण से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा। जो आपके छुपे हुए शत्रु थे या आपको वर्क प्लेस पर कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे या कहीं भी किसी भी प्रकार के अगर कोई शत्रु हैं तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। एक चीज़ अच्छी है कि जुपिटर की पावर यहाँ अकेले में बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु काफ़ी हद तक दूर चले जाएंगे अगर हम 7वें घर की बात करें। और दूसरी बात ये कि 7वें घर पर केतु और मंगल की दृष्टि रहेगी 18 तारीख तक, और 18 तारीख के बाद केतु, मंगल और सूर्य तीनों की 7th दृष्टि रहेगी। तो इस समय 7th हाउस आपका बहुत पावरफुल हाउस रहेगा, बहुत। हालांकि फर्स्ट हाउस पर जुपिटर की पूर्ण दृष्टि 7th दृष्टि रहेगी, तो आप बहुत आध्यात्मिक होंगे, आप बहुत बौद्धिक होंगे, आप बहुत अच्छे से सोच समझकर एक दैविक शक्ति के साथ काम करेंगे। जैसे कि मंगल मैंने आपको कहा वहाँ है, तो वो आपको एनर्जी देगा और आपको सद्बुद्धि देने के लिए जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय जो आप काम करेंगे वो बड़े सोच समझ करके, बड़े प्रॉपर प्लानिंग से, बड़े धैर्य के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ। और इनफैक्ट जब हम किसी चीज़ के परिणाम की इच्छा छोड़ देते हैं तब जो वो परिणाम मिलता है वो बहुत मधुर होता है। तो अब उसी का समय आने वाला है और उसके परिणाम आपको मिलेंगे। बात करते हैं 8वें घर की। तो 8वें घर में वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके इच्छा पूर्ति के घर में बैठे। तो 8वां घर रहस्य का घर, 8वां घर पाताल का घर, 8वां घर रिसर्च का घर। तो इस समय स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए 2nd हाउस, 5th, 8th और 11th, इनसे हम सडन गेन्स, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, अचानक धन लाभ, लॉटरी, सट्टा, इन सबको देखते हैं। तो इस समय बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि देखिए शनि और शुक्र, शनि आपके 3रे घर में विराजमान है और शुक्र आपके 11वें घर में विराजमान है। तो आप परस्पर दृष्टि संबंध है, शनि शुक्र को, मित्र को, और शुक्र शनि मित्र को पूर्ण दृष्टि से, 7th दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस समय अगर आप स्टॉक मार्केट में या सट्टा बाजार में या शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत अच्छा समय है, सडन गेन आपको होगा। बात करते हैं 9वें घर की। तो 9वें घर के स्वामी बुध इस समय बहुत सुदृढ़ स्थिति में अपनी मूल त्रिकोण में सूर्य के साथ बैठे हैं। सोचिए राजकुमार जब राजा की गोद में बैठा हो, क्योंकि सूर्य राजा और बुध राजकुमार, तो बुधादित्य योग बहुत सुंदर है। तो भाग्य का स्वामी जब राजा की गोद में बैठा है, एक बहुत पावरफुल बंदे के साथ और अपने मूल त्रिकोण में है, तो इस समय भाग्योदय होगा, अचानक भाग्योदय होगा। विदेश से विशेष रूप से आपको कोई लाभ मिल सकता है। आप का व्यय अगर इस समय होगा तो वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा। आप भूमि में, भवन में, वाहन में, किसी नए बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ये समय है। कंस्ट्रक्शन में, केमिकल्स में अगर कुछ आप इस समय लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लगाइए, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं 10वें घर की। तो 10वें घर में कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, जो कि पूरे महीने चलायमान रहता है। 2.25 से 2.5 दिन लगभग चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। 15, 16 और 17 3 दिन चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे सूर्य के यहाँ आने के पहले, क्योंकि 18 तारीख को सूर्य यहाँ आएंगे। तो केतु और मंगल के साथ जब चंद्रमा यहाँ होंगे तो कुल मिलाकर के मन आपको बहुत कुछ करने के लिए कहेगा। ओवर एनर्जेटिक आप रहेंगे, पर थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में है केतु के साथ अंगारक योग में, तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरी बात यह है कि शब्दों के विषय में थोड़ा सा मधुर रहे तो अच्छा है, क्योंकि मंगल दूसरे घर जो वाणी है उसका भी स्वामी और खान पान का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल आपके 2nd हाउस खान पान का भी इस समय स्वामी है, वाणी का स्वामी है। तो देखिए आपको सक्सेस मिलती है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कई बार हम थोड़ा सा कुछ कह करके उसको खो देते हैं, वो नहीं करना है। जैसे मैं 5th हाउस की भी बात करूं तो संतान के साथ थोड़ी खटपट रहेगी कुछ समय, क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ अपनी शत्रु राशि में है आपके 11th हाउस में, जिसकी पूर्ण दृष्टि आपके 5th हाउस पर होगी। तो मेल मिलाप रहेगा, आना जाना रहेगा संतान का आपके पास, आपसे मधुरता रहेगी, लेकिन थोड़ी सी आपकी तरफ से कुछ कड़वाहट, थोड़े कुछ क्रोधपूर्ण वाक्य, या फिर हो सकता है आप जो कुछ कहेंगे उनके सुधारने के लिए, उनके हित के लिए ही कहेंगे, मगर उसी चीज़ को आप थोड़ी विनम्रता के साथ, थोड़ी मधुरता के साथ, थोड़ा समझाते हुए कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
बात करते हैं आपके 11वें घर की। तो 11वें घर में सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 18 तारीख के बाद जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो बहुत सुंदर योग है। 18 तारीख के बाद का ये ऐसा समय जो आपको बहुत कुछ ऐसा दे करके जाएगा जो आपका अटका हुआ था, कोई भी अटके हुए काम, विशेष रूप से इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11वां घर आपका इच्छा पूर्ति का घर है। तो हालांकि सूर्य तुला राशि में होंगे तो नीच राशि में होंगे, लेकिन लगातार नीच भंग होता रहेगा। तो अचानक आपको ऐसे लाभ मिलेंगे जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी। अचानक कुछ ऐसे काम बनेंगे जिसका आपने उम्मीद छोड़ दी थी। तो कुल मिलाकर के आपका 11वें घर आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। बात करते हैं 12वें घर की। तो जहाँ बुधादित्य योग बना हुआ है, 18 तारीख तक सूर्य वहाँ पर हैं बुध के साथ। बहुत कुछ आपको बिजनेस से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, दूर स्थान से रिलेटेड, लंबी यात्राओं से रिलेटेड दे करके जाएंगे। यात्राएं होंगी जो आपके शुभ के लिए होंगी। और इस समय आप अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो आप हमेशा से ही करते आए हैं हालांकि, लेकिन पिछले कुछ समय से आप अपने कार्य में व्यस्त थे, उनको ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें अभी आप करेंगे और उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। 18 तारीख के बाद जब सूर्य आपके प्रथम घर में चले जाएंगे और बुध वहाँ अकेले रह जाएंगे, तब भी बुध बहुत कुछ अच्छा आपके लिए करेंगे, क्योंकि बुध यहाँ एक बहुत सुदृढ़ स्थिति में बैठे रहे हैं। अब ये है मेरा आकलन आपका इस महीने के बारे में। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, तो राहु उस समय मीन राशि में आपके 6ठे घर में और केतु कन्या राशि में आपके 12वें घर में चले जाएंगे। केतु जिस समय यहाँ से जाएंगे तो कुछ बहुत अच्छा आपको जाते जाते दे करके जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ज़बरदस्त, मे बी जॉब ऑफर्स, मे बी बिजनेस ऑफर्स, मे बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कुछ ऐसा जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। अब देखिए, उसको छोड़ना नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको ग्रैब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनको ग्रैब कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा मत सोचिए अरे छोड़ो ना, ये तो हवाई बात है। वो हवाई बात नहीं है। ऐसे में जो कुछ आएगा वो सॉलिड आएगा, रियल आएगा और बहुत कॉन्क्रीट आएगा। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड वर्क ऑन दैट, एंड आई एश्योर यू विल गेट ग्रेट सक्सेस। दिस टाइम इज गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सक्सेस एंड लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये रहा मेरा आकलन। बात रही हमें आप क्या करना चाहिए इसके लिए, तो क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में, तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, किसी भी रूप में हनुमान जी की पूजा कीजिए। और शनि क्योंकि 5th हाउस में आपके बैठे हुए हैं और इच्छा पूर्ति के घर पर क्योंकि उनकी दृष्टि, हालांकि 7th दृष्टि है, ये बहुत अच्छी बात है। तो शनि स्रोत का जाप कीजिए, तेल का दान कीजिए। सूर्य के लिए अगर हो सके तो सूर्य को जल दीजिए या गुड़ का और गेहूं का दान कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ऐसे एक वीडियो के लिए बहुत जल्दी फिर से आपके सामने आऊँगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।